आज की कहानी एक ऐसे खतरनाक सफर की है जहां एक बेबस माँ अपने 2 बच्चों के साथ एक अनजान सफर पर निकलती है। आंखों पर पट्टी बांधना मजबूरी है क्योंकि बाहर एक ऐसी अदृश्य ताकत मौजूद है जिसे देखते ही इंसान पागल हो जाता और अगले ही पल बेरहमी से खुद को खत्म कर देता है। नदी का रास्ता खतरों से भरा और बस एक ही गलत फैसला सब कुछ खत्म कर सकता है। अब क्या वो उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे जहां शायद अभी भी बचने की थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, या वो भयानक शैतान बाकियों की तरह उन्हें भी निगल लेगा जहां से कोई कभी लौट कर नहीं आता। तो कहानी की शुरुआत होती है मैलोरी नाम के एक औरत से जो अपने बच्चों को एक भयानक खतरे के बारे में समझा रही थी। वो उन दोनों को बॉय और गर्ल नाम से बुलाती और कहती है कि हम नदी के रास्ते एक खतरनाक सफर तय करने वाले हैं जहां हमारे साथ कुछ भी हो सकता, लेकिन याद रखना किसी भी हाल में तुम दोनों अपनी आंखों की पट्टी नहीं उतार। अगर जंगल या पानी से कोई भी आवाज सुनाई दे तो सबसे पहले मुझे बताना, पर अपनी पट्टी बिल्कुल मत आना वरना तुम मारे जाओ। इसके बाद वो अच्छे से तैयार होती है और निकलने से पहले वो 3 छोटे बर्ड्स को एक बॉक्स में डालती है क्योंकि जिस खतरे के बीच वो सफर करने वाले हैं वो बर्ड्स को सबसे पहले महसूस होता है। फिर आंखों में पट्टी लगाकर वो बच्चों का हाथ पकड़ती है और बहुत होशियारी से नदी की ओर बढ़ती है। वहाँ से नदी तक रस्सी लगी हुई थी जिसके सहारे अंदाजा लगाकर वो बोट तक पहुँचती है। बोट निकालकर वो दोनों बच्चों को बैठाती है और काफी मुश्किल के बाद उनका ये भयानक सफर शुरू हो जाता। लेकिन आंखों पर पट्टी बांधना इतना जरूरी क्यों है और नदी के रास्ते वो किस खतरे का सामना करने वाले हैं, ये सब कुछ समझने के लिए कहानी हमें 5 साल पीछे ले जाती है। उस वक्त सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मैलोरी अपने कमरे में पेंटिंग बना रही थी और वो प्रेग्नेंट थी। तभी उसकी बहन जेसिका उससे मिलने आती है और कहती है कि न्यूज में कुछ अजीब खबरें आ रही हैं। टीवी पर दिखाया जा रहा था कि रूस में हजारों लोग अचानक सुसाइड, वजह किसी को पता नहीं, बस लोग किसी अनदेखी चीज को देखते ही तुरंत अपने आप को खत्म कर देते। अब ये चीज धीरे धीरे दूसरे देशों में भी फैल सकती है, पर मैलोरी इसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और जेसिका के साथ चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती। वहाँ डॉक्टर लीना कहती है कि बच्चा बिल्कुल हेल्दी है और डिलीवरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैलोरी बहुत खुश थी और वो बेचैन हो रही थी कि कब अपने बच्चे को प्यार से गोद में उठाएगी। लेकिन हॉस्पिटल से लौटते वक्त अचानक सब बदल जाता। एक लड़की अपना सर बार बार कांच से टकरा रही होती है जैसे वो किसी अदृश्य ताकत के वश में हो। मैलोरी ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी जाकर जेसिका की कार में बैठती है। वो कहती है रूस की वो खतरनाक चीज यहाँ भी शुरू हो चुकी है। जेसिका कार तेज कर देती है लेकिन चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी। सड़क पर एक्सीडेंट होने लगते हैं और लोग डर कर भाग रहे थे। तभी मैलोरी पीछे मुड़कर फोन उठाने लगती है और उसी पल जेसिका उस चीज को देख लेती। पल भर में उसकी आंखें अजीब तरह से बदल जाती हैं जैसे वो किसी और के कंट्रोल में आ गई हो। मैलोरी आगे देखती है पर उसे कुछ नहीं दिख और जेसिका अचानक कार की स्पीड बढ़ा देती है। मैलोरी उसे रोकने के लिए चिल्लाती है लेकिन वो नहीं रुकती और कार दूसरी गाड़ी से टकराकर बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाती। दोनों किसी तरह कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि मैलोरी कुछ समझ पाती जेसिका उठती है और सीधे एक ट्रक के सामने जाकर अपनी जान दे देती। अपनी बहन को इस तरह खो देना मैलोरी को अंदर से तोड़ देता। चारों तरफ लोग घबराए हुए दौड़ रहे थे और मैलोरी भी भीड़ के साथ भागने लगती है, लेकिन वो गिर जाती है और तभी एक औरत उसकी मदद के लिए आती है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस अदृश्य चीज पर पड़ती है वो सीधे जाकर एक जलती हुई कार में बैठ जाती है और वहीं अपनी जान दे देती। ये सब डगलस नाम का आदमी अपने घर से देख लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। तभी टॉम नाम का एक आदमी आकर मैलोरी को जल्दी घर के अंदर ले जाता। अंदर पहले से कुछ लोग मौजूद थे और सब डरे हुए थे। किसी के फोन में नेटवर्क नहीं था और किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। टीवी पर अब साफ हो चुका है कि ये अजीब मौतें पूरी दुनिया में फैल रही हैं। पूरे स्टेट में इमरजेंसी अलर्ट कर दिया गया है और आदेश है कि खिड़कियां दरवाजे बंद करके घर के अंदर रहो और गलती से भी बाहर मत देखो। फिर कहानी प्रेजेंट में लौटती है जहाँ मैलोरी और बच्चे 6 घंटे से बोट में सफर कर रहे हैं। वो बर्ड्स को पानी पिलाती है और बार बार रेडियो से संपर्क करने की कोशिश कर। तभी अचानक बर्ड्स जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसी वक्त एक डरावनी आवाज मैलोरी का नाम पुकारने लगती है। वो कहता है पट्टी निकाल दो, यहाँ तुम सुरक्षित हो और मेरे पास खाना भी है। लेकिन मैलोरी जानती है कि ये एक चाल है, इसलिए वो बिना रुके बच्चों को कंबल से ढक देती है और गन से चारों तरफ शूट करने लगती। लेकिन वो एक आदमी था जो बोट तक पहुंचकर मैलोरी की पट्टी उतारने की कोशिश करता है। मैलोरी तुरंत एक हथियार से उस पर हमला करती है और उसे घायल कर देती। फिर किसी तरह बोट आगे बढ़ाकर वहाँ से निकल जाती। अब कहानी वापस आती है जहाँ 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों हो रहा है। रेडियो पर चेतावनी दी जाती है कि जितना हो सके घर के अंदर रहो और बाहर देखने की कोशिश भी मत। इसी बीच घर के बाहर एक प्रेग्नेंट औरत आती और रोते हुए अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगी। अंदर सब लोग डर जाते हैं कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो। काफी सोचने के बाद वो रिस्क लेने का फैसला करती और आखिर उसे अंदर ले लिया जाता। उसका नाम ओलंपिया है और मैलोरी की तरह उसकी प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा है।
अब एक ही घर में दो प्रेग्नेंट औरतें हैं। बाहर अदृश्य मौत घूम रही है और किसी को नहीं पता कि दुश्मन दिखता कैसा है। और असली डर अभी शुरू होती है, क्योंकि घर के अंदर खाने पीने का सामान खत्म हो रहा। कुछ ही दूर एक सुपरमार्केट, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ तक बिना देखे कैसे। तभी घर का ऑनर ग्रेग कहता, अगर हम सीसीटीवी कैमरे के जरिए बाहर देखें शायद कोई असर नहीं होगा। बाकी लोग मना करते हैं, पर ग्रेग समझाता है कि अगर ये प्लान काम कर गया तो हम खाने के साथ और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आखिर सब उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन सावधानी के साथ उसका हाथ एक चेयर से बांध देते हैं। फिर उसे रिमोट पकड़ाकर सब लोग दूसरे कमरे में चले जाते हैं, ताकि अगर कुछ हो भी जाए तो वो खुद को नुकसान न पहुंचाए। अब ग्रेग स्क्रीन पर देखना शुरू करता है और कुछ सेकंड सब ठीक रहता है। फिर अचानक उसकी आंखें अजीब तरह से बदलने लगती हैं और वो पागलों की तरह बर्ताव करने लगता है। बाकी लोग दौड़कर आते हैं, लेकिन तब तक वो सर पटक कर अपनी जान दे देता है। उसकी मौत देखकर सब लोग डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि चाहे सीधे देखो या कैमरे से, अंजाम सिर्फ मौत। अब सब मिलकर डिस्कशन करते हैं और किसी भी हाल में सुपरमार्केट जाने का तरीका सोचने लगते। टॉम कहता है, शायद हम कार से जा सकते हैं। अगर कार की विंडो कवर कर लें तो जीपीएस की मदद से वहां तक पहुंच सकते। और सब लोग यही करने का फैसला करते हैं। कार की विंडो अखबार और कंबल से ढक दी जाती है और कैमरे भी कवर कर दिए जाते हैं। फिर 5 लोग जीपीएस की मदद से आगे बढ़ते हैं, लेकिन बाहर का नजारा बहुत भयानक होता है। सड़कें लाशों से भरी होती हैं और मजबूरी में उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ना पड़ता। कार के सेंसर रास्ता दिखा रहे होते, लेकिन तभी अचानक वो भयानक शैतान कार के पास आता। कार बुरी तरह हिलने लगती है और सिचुएशन इतनी डरावनी होती है कि सबकी सांसें तक अटक जाती। लेकिन टॉम तेजी से कार चलाता है और किसी तरह सबको लेकर सुपरमार्केट पहुंच जाता। अंदर जाकर वो दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते हैं ताकि सब सेफ हो जाए। वहाँ उन्हें ढेर सारा खाना मिलता है, जिससे सबको थोड़ी राहत मिलती है। मैलोरी और टॉम की बातों से लगने लगता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसी दौरान मैलोरी को पिंजरे में 3 बर्ड्स मिलते हैं, जिन्हें वो अपने साथ रख ले। तभी एक अनजान आदमी अंदर आने की रिक्वेस्ट करने लगता है और उसकी आवाज से समझ आ रहा था कि वो इन्फेक्टेड है। सब लोग उसे मना करते हैं, लेकिन वो जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी चार्ली तेजी से आकर उस आदमी को धकेलते हुए बाहर चला जाता है और सबको बचाने के लिए वो खुद को खत्म कर देता है। अब ये साफ हो चुका था, कुछ लोग उस चीज को देखकर सुसाइड कर लेते हैं और कुछ लोग उस शैतान के वश में आकर दूसरों को मरवाते। इसके बाद बाकी बचे हुए लोग वापस लौट आते और चार्ली की मौत के बारे में सुनकर सब बहुत दुखी होते। अब प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ 24 घंटे से मैलोरी और बच्चे बोट में हैं, लेकिन अचानक बोट एक ट्रक से टकराती है और बॉय नदी में गिर जाता। मैलोरी तुरंत उसे पकड़कर वापस बोट में ले आती है, लेकिन इस दौरान उनका कंबल और खाना नदी में बह जाता। इसके बाद मैलोरी बोट को एक किनारे लगाती और बच्चों से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों बोट पर ही रहें। फिर वो बोट से धागा बांधकर सामान लेने जंगल के बीच एक घर में जाती। वहाँ उसे जरूरी सामान और कुछ खाना मिल जाता, लेकिन वापस लौटते वक्त वो अदृश्य शैतान उसके पीछे पड़ जाता है। मैलोरी भागती है और गोलियां चलाती, पर कोई फायदा नहीं होता। इधर बोट पर गर्ल एक रस्सी से खुद को बांधकर बोट से उतर जाती है और मैलोरी को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाने लगती है। वो शैतान भी वहीं पर, लेकिन कुछ होने से पहले मैलोरी उसे खींचकर वापस ले आती और गुस्से में डांटती है कि वो आइंदा ऐसा कभी न करे। इसके बाद तीनों फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाते। अब फ्लैशबैक में देखते हैं, जहाँ मैलोरी और टॉम के बीच नजदीकियां बढ़ रही थीं और दोनों के बीच एक भरोसा बनने लगा था। लेकिन उसी रात हालात बदल जाते हैं जब ओलिम्पिया गैरी नाम के एक अनजान आदमी को घर के अंदर ले आती है। सब घबरा जाते हैं और उसे बाहर निकलने को कहते हैं, लेकिन गैरी रिक्वेस्ट करने लगता है कि उसके घर में कुछ साइको लोग घुस आए। उन्होंने उसके बीवी बच्चों की आंखें जबरदस्ती खोल दी और उस भयानक चीज को देखते ही उन्होंने बेरहमी से खत्म कर दिया, पर वो किसी तरह बचकर यहाँ पहुँच गया। गैरी ये भी बताता है कि उन साइको लोगों की आंखों पर पट्टी नहीं थी, बल्कि उस भयानक शैतान को देखकर वो खुश हो रहे थे। उसकी बातें सुनकर सबको बहुत तरस आता है, लेकिन डगलस गुस्से में गन ले लेता है और गैरी को बाहर निकलने की धमकी देता है और किसी की बात नहीं सुनता। तभी चेरिल उसे पीछे से मारकर बेहोश कर देती है और फिर उसे गैराज में बंद कर दिया जाता। लेकिन कुछ देर बाद अचानक मैलोरी और ओलिम्पिया दोनों को एक साथ डिलीवरी पेन शुरू हो जाता है। टॉम और चेरिल उनकी मदद कर रहे होते हैं, लेकिन उसी वक्त गैरी का असली चेहरा सामने आता है। वो उस शैतान की कुछ तस्वीरें टेबल पर फैला देता और उसकी आंखें बता रही थीं कि वो पहले से ही उस शैतान के वश में। उसी दौरान मैलोरी एक बेटे को जन्म देती है और ओलिम्पिया को एक बेटी होती। सबके लिए खुशी की बात थी, लेकिन असली डर अब शुरू होता। नीचे वाले कमरे में गैरी मैलोरी के बर्ड्स वाला बॉक्स उठाता है और उन्हें फ्रीजर में बंद कर देता है। फिर खिड़कियों पर लगे अखबारों को एक एक करके फाड़ने लगता है। तभी डगलस उसकी आंखें देखकर समझ जाता है कि गैरी भी उन्हीं लोगों में से है जो उस शैतान को देखकर दूसरों को मरवाते हैं। इतने में टॉम नीचे आता है और डगलस की बात सुनकर फ्रीजर से बर्ड्स को निकालता है, लेकिन
तभी गैरी पीछे से आकर उसके सर पर वार करता है और वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद वो गैराज का शटर ऊपर उठा देता है ताकि डगलस अपनी आंखें बंद करके वहीं पर फंस जाए। अब वो धीरे धीरे ऊपर के कमरे में आता है और बाकी खिड़कियों के पर्दे भी हटाने लगता है। सब घबराकर आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन उसी पल ओलंपिया की नजर बाहर पड़ जाती है और वो उस शैतान के वश में आ जाती है। इससे पहले कि वो कुछ करे, मैलोरी किसी तरह उसकी बेटी को अपनी तरफ खींच लेती है और अगले ही सेकंड ओलंपिया खिड़की से कूदकर अपनी जान दे देती। अब गैरी पूरी तरह पागल हो चुका था। वो चेरिल को पकड़कर जबरदस्ती उसकी आंखें खोल देता है और वो भी इन्फेक्ट होकर खुद को खत्म कर लेती है। इसके बाद वो धीरे धीरे मैलोरी की तरफ बढ़ता है, लेकिन मैलोरी ने खुद को चादर से ढक लिया था, इसलिए वो अभी तक बची हुई। तभी डगलस शॉटगन लेकर पहुंचता है और आंखें बंद करके गैरी को शूट करने की कोशिश करता है। गैरी इस मौके का फायदा उठाकर उससे भिड़ जाता है और दोनों सीधे जाकर नीचे गिर जाते हैं। डगलस घायल हो जाता है, लेकिन अगले ही पल गैरी एक सिजर से डगलस को मार डालता है। उसी वक्त टॉम को होश आता है और उसके पास ही शॉटगन पड़ी हुई थी। वो किसी तरह उसे पकड़ता है और बिना समय गवाए गैरी को शूट कर देता है। इसके बाद कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, जहां मैलोरी और टॉम एक साथ रहने लगे थे और बच्चे भी बड़े हो चुके थे। उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो परिवार की तरह रहेंगे, लेकिन मैलोरी उस हादसे के बाद और मजबूत हो। वो रोज बच्चों की आंखों पर पट्टी बांधकर ट्रेनिंग देती है ताकि खतरा आने पर वो खुद को बचा सके। बाहर अभी भी साइको लोग घूम रहे हैं जो नॉर्मल इंसानों को पकड़कर मरवा देते हैं, पर वो दोनों किसी तरह बच्चों के साथ सरवाइव कर रहे थे। टॉम इस कोशिश में लगा हुआ था कि रेडियो के जरिए किसी से संपर्क हो जाए। फिर एक सुबह रेडियो पर एक आवाज आती। रिक नाम का एक आदमी कहता है कि हमारी कॉलोनी पूरी तरह सुरक्षित, यहाँ पर खाने पीने का पूरा इंतजाम है और हम बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं। वो बताता है कि नदी के बहाव के साथ चलोगे तो 2 दिन में यहाँ तक पहुँच जाओ। जब पानी का बहाव सबसे तेज हो, वहीं पास के जंगल के बीच हमारी कॉलोनी मिलेगी। यहाँ बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनकी आवाज सुनकर हमें ढूंढ सकते हो। टॉम को उसकी बातों में सच्चाई लगती, लेकिन मैलोरी शक करती है कि वो कहीं गैरी की तरह इन्फेक्टेड ना हो। इस बात पर दोनों में थोड़ी बहस होती है, पर मैलोरी का शक दूर नहीं हो। रात को जब टॉम दोनों बच्चों को एडवेंचर कहानियां सुना रहा होता है तो मैलोरी गुस्सा हो जाती है कि बच्चों को उम्मीद मत दो, वरना वो बाहर की दुनिया के सपने देखने लगेंगे। टॉम जवाब देता है कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं है, बच्चों को खुश रहना भी सिखाना चाहिए। वो एक अच्छी जिंदगी के साथ एक अच्छी माँ भी डिजर्व करते हैं, लेकिन तुमने तो अभी तक इनका नाम भी नहीं रखा, सिर्फ बॉय और गर्ल कहकर बुलाते। मैलोरी चुप हो जाती है क्योंकि वो भी बच्चों की भलाई ही चाहती। लेकिन अगली सुबह हालात अचानक बिगड़ जाते हैं। कुछ साइको लोग अचानक घर पर हमला करने आ जाते हैं। टॉम तुरंत मैलोरी और बच्चों को पीछे के रास्ते से निकलने को कहता है ताकि उनकी जान बच जाए। फिर वो खुद उनके सामने बाहर आ जाता, लेकिन उन लोगों के पास गन्स होती हैं और वो टॉम को पट्टी हटाने के लिए कहता। तभी उन्हें मैलोरी भागती हुई दिख जाती और टॉम फौरन गोलियां चलाकर 2 लोगों को गिरा देता। इस दौरान वो खुद भी घायल हो जाता। अब बिना देखे लड़ना मुश्किल था, इसलिए खतरा होने के बाद भी वो अपनी पट्टी हटा देता है और बहुत होशियारी से बाकी 2 हमलावरों को भी खत्म कर देता है। लेकिन तभी वो अदृश्य शैतान उसके सामने आ जाता है। उसकी आंखें पल भर में बदल जाती हैं और वो इन्फेक्टेड होने लगता, लेकिन पूरी तरह काबू में आने से पहले वो आखिरी आदमी को भी मार देता और फिर उसी गन से खुद अपनी जान ले लेता है। गोली की आवाज सुनकर मैलोरी समझ जाती है टॉम अब नहीं रहा। वो पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि टॉम ही उसका सहारा था। अब काफी देर सोच समझने के बाद आखिर वो रिक के बताए ठिकाने पर जाने का फैसला करती है और यही से शुरू हुआ था नदी के रास्ते वो खतरनाक सफर। अब वो नदी के उस मोड़ पर आ चुकी थी जहाँ से पानी का बहाव तेज हो जाता है। वो बच्चों को ठीक से पकड़कर बैठने के लिए कहती है, लेकिन बहाव इतना तेज होता है कि अचानक एक पत्थर से टकराकर बोट पलट जाती है। फिर भी तीनों पट्टी नहीं हटा। मैलोरी अंदाजा लगाकर उन्हें ढूंढना शुरू करती है और काफी मुश्किल के बाद उन्हें इकट्ठा करके किसी तरह बचाकर किनारे तक ले आते। अब उन्हें बर्ड्स की आवाज फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचना है जहां पर उन्हें वो कॉलोनी मिल जाएगी। वो जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही वो अदृश्य शैतान उन्हें भटकाने के लिए उनकी आवाज की नकल करने लगता है। मैलोरी अचानक गिरकर नीचे चली जाती और बच्चे उससे अलग हो जाते। अब शैतान उसी की आवाज में बच्चों को पट्टी हटाने को कहता है और दोनों बच्चे भी अलग होकर भटकने लगते। लेकिन सही समय पर मैलोरी होश में आ जाती है और उन्हें रोक लेती। इसके बाद बच्चों को गोद में उठाकर वो भागना शुरू करती है और बर्ड्स की आवाज का पीछा करते हुए आखिर वो एक गेट तक पहुंच जाते हैं। वो दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करती है और उन्हें फौरन अंदर ले जाकर उनकी आंखें चेक की जाती हैं। मैलोरी पट्टी हटाकर देखती है कि ये एक ब्लाइंड स्कूल है जहाँ लोग देख नहीं सकते, इसलिए सुरक्षित हैं। रिक खुद एक ब्लाइंड आदमी होता है जिसने उनसे रेडियो पर संपर्क किया। ये जगह बहुत ही खूबसूरत और यहाँ बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं जो खतरे की चेतावनी देते हैं। यहाँ सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे और उन्हीं में से मैलोरी की ट्रीटमेंट करने वाली डॉक्टर लीना भी मिल जाती
आती है जो मैलोरी को पहचान लेती है। मैलोरी बहुत खुश होती है और पहली बार बच्चों का नाम रखती है। गर्ल का नाम ओलिम्पिया और बॉय का नाम टॉम रखती है। बच्चे खुशी से मुस्कुराते हैं और अब वो दूसरे बच्चों के साथ खेल भी सकते हैं। मैलोरी एक गहरी सांस लेती है और कई सालों बाद उसे पहली बार सुकून महसूस, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।